स्वागत है आप सबका दी तथ्या में। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट में एक नया गुंडा पैदा हुआ है। मिडिल ईस्ट में एक नया ऐसा गुंडा पैदा हुआ है जो कि जिसको पूरा शौक़ है जितना भी पूरे इस्लामिक देशों में कुछ भी चल रहा हो। जैसे पहले पाकिस्तान को आदत थी कहीं भी किसी भी देश में कुछ भी चल रहा हो इस्लामिक देश में अपनी तशरीफ़ घुसेड़ने की, वैसे ही इनको भी वही आदत है जहाँ कुछ भी चल रहा हो अपनी तशरीफ़ ज़रूर वहाँ पे घुसेड़नी बीच में। ये कौन है इसकी हम बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जानने की हमें ज़रूरत है। इस देश के दो कांड हमारे सामने अभी अभी आए हैं। ये देश है कोई और नहीं, कतर। अभी हम हिस्ट्री देखें, अगर पहले पिछले कुछ दशकों में देखें तो कतर का ऐसा कुछ एक रोल नहीं रहा है टेररिस्ट के तौर पर, या फिर हम कह सकते हैं आतंकवादी के तौर पर, जिससे कुछ भी उसको ऐसा देखा जाए। उसको अब तक एक साफ़ सुथरा देश माना जाता रहा जो अपना बिज़नेस करता है, तेल वेल बेचता है, ऐसा माना जाता रहा है कतर को। अब क्योंकि पहली बात तो कतर का कोई बहुत ज़्यादा एरिया भी नहीं है, ना इनके पास कोई बहुत बड़ी आर्मी है, लेकिन फिर भी इनको आदत अभी भी पड़ी हुई है कि नहीं, हमको हर जगह करनी है उंगली। दो बड़े चीज़ें सामने आए हैं। पहला, जहाँ पर कतर ने इंडिया को आके दिखाई है, दूसरा जहाँ पर कतर ने इज़राइल को आके दिखाई है। ये दोनों ही देश, इज़राइल और इंडिया, दोनों के आपस में बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन ये देश दोनों ही, कतर जो है दोनों से ही उसकी खटक रही है, इंडिया से और इज़राइल से। इज़राइल की अगर हम बात करें तो इज़राइल ने जो अभी 11 दिन तक हमास के ऊपर चढ़ाई करी, जो तहस नहस कर डाला गाज़ा को, वहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम चौपट कर दी 11 दिनों में, इतनी ज़्यादा कि शायद अगले उनको 11 साल लगें उस चीज़ से उभरने में, ओवरकम करने में गाज़ा को, हमास को। उसके बाद ये पहले बार तो खबर आई कि अब जो कतर है वो $30 मिलियन देना चाहता है एज अ गिफ्ट, कोई कर्ज़ा नहीं, देना चाहता है। वजह से ही $30 मिलियन किसको? हमास को, ताकि वो अपने देश में जो भी उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकें, अपने लोगों की सैलरी दे सकें और जो भी खर्चे वर्चे हैं कर सकें। इज़राइल ने इस पर साफ तौर पर रोक लगा दी कि ये झूठ बोल रहा है, कोई इनका ये नहीं है, ये इनको पैसे देंगे, हमास इसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा अपने रॉकेट बनाने में। तो इज़राइल ने वो चीज़ रोक दी और कतर की जो है इंटरनेशनल फोरम पर हो गई बेइज्जती। अब उसके बाद भी और पुरानी खबरें निकल के आई कि पहले भी कई महीनों से हर महीने $मिलियन में कतर फ़ंड देता रहा है हमास को। इसलिए अब ये इज़राइल की नज़रों में भी ये देश चढ़ता जा रहा है कि ये आखिर क्या ज़रूरत थी कतर को, कतर का इज़राइल से क्या दुश्मनी। ना इज़राइल ने कभी कतर के बॉर्डर पे कोई कुछ किया ना कुछ किया, लेकिन वही है कि एक जिहादी मानसिकता जिस तरह से हावी थी उसका ये हमको असर देखने को मिला। अब इज़राइल के बाद उसने जो है वो टांग अड़ाई है, कहाँ पे उसने टांग अड़ाई है? भारत के मामले में। तो ये 2-2 किलोमीटर लंबे एक तो कतर वालों के नाम होते हैं, इसकी वजह से ये नोटबुक लानी पड़ी। तो कतर के डिप्लोमेट, कतर के स्पेशल इन्वॉय फॉर काउंटर टेररिज्म एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मुल्ताक बिन मजद अल कहतानी साहब, ये जो साहब हैं इतना बड़े 2 किलोमीटर नाम वाले, इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। वो स्टेटमेंट क्या है वो आप इधर पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी अगर उसका अनुवाद आपको हम बताएं तो वो हिंदी अनुवाद ये है कि इंडियन ऑफिशियल्स तालिबान वालों से मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनका मतलब आपस में इंटरेक्शन, मतलब इंडियन ऑफिशियल्स का और तालिबान की आपस में बहुत सारी बैठकें, मीटिंग्स हो रही हैं। क्यों हो रही हैं आखिर? इनको दिक्कत है कतर वालों को। अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने ये अभी तक नहीं बोला कि क्यों हो रही, लेकिन इनको दिक्कत है कि क्यों हो रही हैं। इनका कहना है क्योंकि पूरी दुनिया को ये यकीन नहीं है कि तालिबान डोमिनेट करेगा अफ़गानिस्तान को, या फिर अफ़गानिस्तान के भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा तालिबान। इसलिए तालिबान से इतना इंटरेक्शन हो रहा है ताकि इंडिया जो है तालिबान को मजबूत कर सके, ये कहने का मतलब है। अब इसकी अगर हम डेप्थ में जाएं, हालांकि अफ़गानिस्तान ऑफिशियल गवर्नमेंट ने भी अब तक ऐसा कुछ नहीं बोला है कि इंडिया तालिबान के बीच में, लेकिन हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है, पहले आप वो सुने। The report is clear that the intra-Afghan talks have not resulted in a reduction of violence in Afghanistan. On the contrary, violence has only increased, especially after 1st May.
the country has been witnessing targeted attacks. इस स्टेटमेंट में उन्होंने क्लियर ये कहा है कि उनकी अफ़गानिस्तानी गवर्नमेंट से और तालिबान से भी बात होती रही है ताकि जो शांति है वो अफ़गानिस्तान में कायम करी जा सके। अब एक और चीज़ जो हमारे सामने इस बात आ रही है, जयशंकर साहब की इस महीने जून की शुरुआत में 2 बार दोहा विज़िट किया उन्होंने। दोहा जो कि कतर का कैपिटल है। पहला उन्होंने विज़िट किया, जो कि विज़िट मतलब कहीं और जा रहे थे, आगे उन्होंने ट्रांजिशन हॉल्ट लिया, तो बीच में उन्होंने मीटिंग करी। पहला 9 जून का जो हॉल्ट था उनका, उसमें वो मिले कतर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहम्मद बिन अहमद अल मसनद, इनसे वो मिले। उनकी जो भी मीटिंग हुई हो वो जाहिर सी बात है गुप्त मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग हुई। और इसका ये इतना सूत्रों से खबर बाहर आई है कि वो मीटिंग जो थी वो तालिबान और अफ़गानिस्तान के फ्यूचर को लेकर ही थी। मात्र 6 दिन बाद एक और मीटिंग हुई 15 जून को, जिसमें जयशंकर साहब मिलते हैं कतर के फॉरेन मिनिस्टर से मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। इनसे भी उनकी इसी तालिबान और अफ़गानिस्तान के विषय में चर्चा हुई। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसा इसने वहाँ पे किया, जो हमास में किया, इन्होंने फंडिंग दे के ताकि इज़राइल को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब किया जा सके, वैसे ही कतर से अब जैसे इज़राइल की इनसे सक्सेस नहीं पच रही थी कतर से, वैसे ही इनकी इंडिया की सक्सेस भी इनसे पच नहीं रही है। और इनको हर चीज़ में अपनी घुसेड़ने की आदत अब जो है वो उभर के सामने आती जा रही है। इस वीडियो को फ़िलहाल हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और ऐसी खबरें देखने के लिए पता है आपको क्या करना है, हाँ तो वो कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।